हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर अर्शी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, और लर्निंग और टीचिंग में हम यूनिट 1 टॉपिक जो है हमारा वो है टीचिंग, मीनिंग एंड नेचर, यानी शिक्षण, अर्थ क्या है शिक्षण का और प्रकृति कैसी है शिक्षण की, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है, टीचिंग क्या है। आप लोग क्या सोचते हैं टीचिंग के बारे में, क्योंकि हम टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं। टीचिंग के बारे में जनरली आप लोगों के मन में पक्का यही आया होगा, जो टीचर है, टीचर जो भी अपना ज्ञान छात्रों को दे रहा है, स्टूडेंट्स को दे रहा है, यही टीचिंग है, यही सोचते हैं आप। आज हम इसके मीनिंग को 3 फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि यहाँ जो हमसे सिलेबस में मीनिंग पूछा जा रहा है वो मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे फर्स्ट, शिक्षण का अर्थ हम 3 रूप में पढ़ रहे हैं। पहला रूप है संकुचित अर्थ, यानी नैरोर मीनिंग। इसका क्या मीनिंग आ रहा है, जैसे देखिएगा, संकुचित अर्थ के अंदर कह रहे हैं शिक्षा क्या है, लर्निंग है, यानी अधिगम करना है जो आप कर रहे हैं। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इस समय आप सीख रहे हैं, तो अधिगम करना है, और जीवन में एक्सपीरियंस लेना है, अनुभव प्राप्त करना है। किसके रूप में? संकुचित या नैरोर मीनिंग के रूप में कहा जा रहा है। कि संकुचित अर्थ में क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा क्या है, टीचिंग क्या है। तो आमतौर पे हम कहते हैं एजुकेशन का मीनिंग होता है, एजुकेशन जो है वो लर्निंग, अधिगम करना है, और अनुभव प्राप्त करना ही शिक्षा है। अब यहाँ संकुचित अर्थ में इसे और किस रूप में कहा जा रहा है, देखिए, जिस तरह से आपने देखा है पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में यानी कि शिक्षक ही केंद्रित रहता था शिक्षा के रूप में। तो वहाँ ये रहता था कि एक पर्टिकुलर स्थान होता था, उसी स्थान पे एक फिक्स टाइम रहता था, और एक फिक्स हमारा सिलेबस होता था, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग दी जाती थी। यहाँ मीनिंग वही निकल रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं नैरोर मीनिंग में, एक फिक्स आपकी जगह है, प्लेस है, टाइम फिक्स है, इतना टाइम पे होगा। जैसे आमतौर पे अगर आप देखें तो हमारे स्कूल में जो ये अनौपचारिक शिक्षा हो रही हैं, उस रूप में शिक्षा का मीनिंग, शिक्षण का मीनिंग दिया जा रहा है। निश्चित स्थान पहला, निश्चित समय यानी समय फिक्स होगा, और निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर जो शिक्षण किया जाता है, जिसको हम एक अनौपचारिक क्रिया का शिक्षण कहते हैं, वो शिक्षण का यानी टीचिंग का संकुचित अर्थ कहलाता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, वास्तविक अर्थ क्या है, यानी रियल मीनिंग ऑफ टीचिंग। रियल मीनिंग ऑफ टीचिंग को अगर हम समझेंगे तो हम सिंपल चीज़ कह सकते हैं, जैसे आप लोग हैं लर्नर। लर्नर का जब हम रियल मीनिंग लेते हैं तो लर्नर के लिए हम कहते हैं खास तौर से कि जो लर्नर है वो जब लर्निंग कर रहा है तो जिंदगी भर, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया के रूप में कर रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसमें स्कूल भी आएगा जो उसको लर्निंग दे रहा है, टीचिंग दे रहा है, जो सिखा रहा है। उसके अंदर हमारा नेचर भी आएगा, नेचर यानी प्रकृति, जो हमें जीवन की हर छोटी से छोटी चीज़ सिखाती है। यहाँ पर वास्तविक अर्थ में यही मीनिंग आ रहा है, यानी रियल मीनिंग ऑफ टीचिंग में अर्थ यही निकलता है। देखिए यहाँ टाइम फिक्स नहीं है कि आप इस टाइम ही लर्निंग कर रहे हैं, नहीं। यहाँ यानी कि जो टीचिंग की जाएगी, जिसमें आप लर्निंग करेंगे, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं, फिक्स प्लेस नहीं, क्योंकि यहाँ हमने बात करी है नेचर, प्रकृति के रूप में हम टीचिंग का मीनिंग समझ रहे हैं। और कोई निश्चित जगह या टाइम नहीं होता इसमें, ये डिपेंड करती है स्टूडेंट टीचर्स में। स्टूडेंट टीचर में जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, यानी जो टीचर है वो अपना जो टीचर का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से स्टूडेंट जो सीखता है, वो रियल टीचिंग कहला रही है यहाँ पर वास्तविक अर्थ के रूप में। कैसे? जो स्टूडेंट है और टीचर है, स्टूडेंट कैसे सीखेगा? टीचर अपने कॉन्शियस यानी कि चेतन और अचेतन, अनकॉन्शियस रूप में जो भी चीज़ स्टूडेंट को सिखा रहा है,
जो भी बात सिखा रहा है वो सब क्या कहलाता है यहाँ पे, रियल मीनिंग ऑफ टीचिंग। मीनिंग यहाँ नेचर क्यों आया, यहाँ नेचर इसलिए आया कि प्रकृति पूरी इसके अंदर रियल मीनिंग ऑफ टीचिंग में आएगी। प्रकृति यानी शिक्षक का जो खुद का एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट टीचर बिहेवियर के बीच में इंटरफेयर करेगा, और स्टूडेंट टीचर के चेतन अचेतन रूप में यानी शिक्षक के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रूप में जो भी शिक्षक द्वारा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है उससे अपना अधिगम करेगा, और शिक्षक इन दोनों रूप में ही शिक्षण कर रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा सर्वमान्य अर्थ, यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ टीचिंग। मीनिंग यहाँ पर अभी हमने कंप्लीटली सिलेबस के उस पे बात नहीं करी थी। अब यहाँ कहा जा रहा है टीचिंग एक्चुअली यहाँ सिलेबस के रूप में दी जाएगी, और यहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच में चलने वाली एक प्रोसेस है। सर्वमान्य अर्थ क्या है, क्योंकि अभी मैं क्लास में आई और आप लोग हैं, आपके और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो टीचिंग की प्रोसेस होगी, अंतःक्रिया होगी, वही शिक्षण है। अब उसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे बीच में आंसर्स होंगे और उन आंसर्स का आदान प्रदान होगा, प्रश्नों का आदान प्रदान होगा, और ये चीज़ कहलाती है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड प्यूपिल्स। उसी को यहाँ पर हम सर्वमान्य अर्थ के रूप में मानते हैं। अब यहाँ टीचर जो है वो सिर्फ आपको टीचिंग का वर्क नहीं करेगा, टीचर यहाँ पे आपके लिए मोटिवेटर के रूप में होगा, यानी आपको मोटिवेट करेगा, आपका लेवल देखेगा, आपका साइकोलॉजिकल लेवल देखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट करके रीइंफोर्स करेगा। रीइंफोर्स यानी पुनर्बलित करेगा कि हाँ आप ये चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, इसे और आगे बढ़ाइए। और टीचर यहाँ आपके फ्रेंड्स के रूप में रहेगा, यानी यह नहीं है कि टीचर के आते ही हम डर के चुपचाप बैठ जाएं। टीचर का रेस्पेक्ट करना है, बट आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है या किसी भी तरह की बात है तो आपको टीचर से बात करनी है, इंटरेक्शन करना है। तो यहाँ 3 रूप हैं शिक्षण के अर्थ के। देखिए, पहले नैरो मीनिंग वो सिंपल दिया है, एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर दिया जाने वाला शिक्षण, उसको हम कह रहे हैं संकुचित अर्थ। दूसरा वास्तविक अर्थ रियल मीनिंग। रियल मीनिंग कोई निश्चित स्थान नहीं है, पूरा नेचर टीचिंग करेगा, पूरी प्रकृति टीचिंग करेगी। और थर्ड है सर्वमान्य अर्थ। यहाँ कहा जा रहा है कि जो शिक्षक है और जो स्टूडेंट है उसके बीच में होने वाली प्रोसेस, और ये प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग होगी, जो सिलेबस दिया गया है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग करी जाएगी। और यहाँ टीचर सिर्फ टीचिंग का वर्क नहीं कर रहा, यहाँ टीचर एज ए मोटिवेटर है, एज ए रीइंफोर्समेंट देने वाला है, और आपका फ्रेंड है। डन। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मीनिंग के बाद परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस। टीचिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, उन डेफिनेशंस के एनालाइज करने के बाद जो डेफिनेशंस सामने आती है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्या है टीचिंग यानी शिक्षण क्या है। शिक्षण वह क्रिया है जो शिक्षण द्वारा छात्रों को इस उद्देश्य से ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए संपन्न की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार पूर्व नियोजित तथा वांछित परिवर्तन लाया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आई हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद जिस प्रोफेशन में टीचर बनने जा रहे हैं उस चीज़ को सीख सकें। पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, और मैं ये मान रही हूँ कि आपको टीचिंग का मीनिंग समझ में आ सकेगा, आप टीचिंग को अच्छे से डेफिनेशन रिकॉल कर सकोगे, उसे रिकॉग्नाइज कर सकोगे, आप टीचिंग को अपने डेली लाइफ में प्रिंसिपल्स के साथ यूज़ कर सकोगे। ये सब मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है वो सारी डेफिनेशंस को एनालाइज करके दी गई है। जैसे पहला यहाँ कहा जा रहा है उद्देश्यों। उद्देश्य यानी टीचर जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर आता है उन ऑब्जेक्टिव्स से ज्ञान तथा कौशल प्रदान किया जाए, यानी आपको स्किल्स सिखाए जाएं, टीचिंग के स्किल्स दिए जाएं कि हमें टीचिंग कैसे करनी है। साथ में जिससे आपके बिहेवियर में
यानी जो स्टूडेंट्स है उसके बिहेवियर में जो प्लानिंग मैं पहले से करके आई थी, यानी जो टीचर प्लानिंग पहले से करके आता है उस बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सके। डन। जैसे अगर आप साइंस के या हिंदी के किसी के भी टीचर बनने जा रहे हैं और आप साइंस का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कि मैं केमिकल रिएक्शंस पढ़ाना है मुझे, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले जब आप फिक्स करके आओगे अपने स्टाफ रूम में, आपने फिक्स करा है, पहले से पूर्व नियोजित आपने उद्देश्य बनाए हैं, जैसे स्टूडेंट डेली लाइफ में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को समझ सकेंगे, स्टूडेंट समझ सकेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये आप अपने उद्देश्य लेकर जब आप क्लास में पहुंच रहे हैं तो उसके आधार पर ये आप पढ़ाएंगे। तो टीचिंग के लिए यहाँ यही कहा गया है कि उद्देश्यों से, जो उद्देश्य फिक्स है उनसे स्किल्स देना, और स्किल्स कैसे देना, पूर्व नियोजित जो पहले से फिक्स्ड हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अप्लाई करवाना स्टूडेंट पे। हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट के बिहेवियर में जो ऑब्जेक्टिव हम चाह रहे हैं उस तरह का बिहेवियर मॉडिफाई होगा। क्लियर? डन? ओके। अभी हमने शिक्षण का अर्थ समझा और परिभाषा को एनालिटिक जो डेफिनेशन थी उसको डिस्कस करा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप टीचिंग का नेचर क्या बोलोगे, प्रकृति क्या बोलोगे। वैसे इस पॉइंट, ये ओरिजिनल पॉइंट इसका ये है, बट हम कुछ और बातों को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे और फैक्टर्स पढ़ेंगे कि टीचिंग पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं टीचिंग का नेचर। नेचर कैसा हो सकता है टीचिंग का, ये चीज देख रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहे हैं हम कि जो टीचिंग है वो आपके जो खुद की थिंकिंग से उनको यानी विचारों को आदान प्रदान करने की क्रिया है। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली टीचिंग पीपल और टीचर के बीच का इंटरेक्शन है। हमने ओरिजिनल इवन हमने जो उसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही कहा गया था कि टीचिंग स्टूडेंट और टीचर के बीच का इंटरेक्शन है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो वो पॉइंट यही आ रहा है कि टीचिंग विचारों का आदान प्रदान है। विचार यानी मैं अगर आपको कुछ बात समझा रही हूँ तो जिस तरह की थिंकिंग मेरे अंदर, जो मेरे पास विचार हैं उनके एग्जाम्पल देके मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। डन? दूसरा, शिक्षण एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी टीचिंग आमतौर पे जब हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन है, और आपको याद होगा कि अभी जब मैंने यहाँ डेफिनेशन दी थी तब मैंने आपको साथ में इंक्लूड करवाया था, प्रोसेस तो है बट किसके साथ? सिलेबस के साथ। तो क्या कौन कौन आ रहा है यहाँ टीचिंग में? ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों है? टीचर है, स्टूडेंट है और पर्टिकुलर उसका सिलेबस कहलाएगा। जो पाठ्यक्रम है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके सबसे पहले मैंने ये लिखा कि आपका पेपर ये है और इस पेपर का यूनिट ये, और इस हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए हैं और हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो टीचिंग क्या है? पीपल और टीचर के बीच का इंटरेक्शन तो है, यानी स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, मगर कौन है, किसके अकॉर्डिंग टीचिंग हो रही है? एक फिक्स पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग टीचिंग हो रही है। डन? थर्ड पॉइंट समझिएगा इसको। यहां कहा कि ये सैद्धांतिक यानी थ्योरीज हैं इसके अंदर, उसके साथ यह एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया इसलिए कहा जाता है कि अगर हम समाज की बात करते हैं तो हमारा स्कूल या हमारा कॉलेज ये सब भी किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है। और समाज ने कुछ मापदंड दिए हैं, कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, और जनरली जिस कंट्री का जिस तरह का समाज होता है वहाँ एजुकेशन का रूप यानी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वहाँ के समाज को जो सोसाइटी है वो डोमिनेट होता है एजुकेशन में। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ? टीचिंग थ्योरेटिकल है, थ्योरीज के ऊपर ही टीचिंग की जा रही है। पर्टिकुलर थ्योरीज दी गई है कि इस तरह से पढ़ाया जाए। जैसे अभी वक्त बदला तो अब जो थ्योरीज दी गई है वो कहा गया है कि आईसीटी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को रेडी करिए, टीचर्स के लिए कहा जा रहा है। तो
थ्योरीज आएंगी, बट वो थ्योरीज किसके अकॉर्डिंग आएंगी, एक पर्टिकुलर समाज, जो समाज ने क्राइटेरिया बनाए हैं, उन समाज के उन क्राइटेरिया, उन मापदंड के अकॉर्डिंग ही होती है। डन। नेक्स्ट, टीचिंग में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। बिना ऑब्जेक्टिव के कभी भी टीचिंग नहीं हो सकती, ये सच्चाई है। यानी आप भी जब टीचर बनेंगे तो सबसे पहले आप अपने घर पे या स्टाफ रूम में अपने किसी भी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे, और उन ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने के बाद ही आप अपने प्लेटफॉर्म या स्टेज पर जाकर खड़े होंगे। उससे पहले खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो टीचिंग के लिए यहाँ स्पेशली कहा गया है कि टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव वाली प्रोसेस है। बिना ऑब्जेक्टिव के टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। डन। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं और इसको हमें तरीके से समझना है। शिक्षण कलात्मक भी है, यानी कला भी है और विज्ञान भी है। पर्टिकुलरली एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि आप जस्टिफाई करिए इस स्टेटमेंट को या इस कथन को, आप तरीके से समझाइए कि ये कथन क्या है। यानी शिक्षण की प्रकृति कला भी है, शिक्षण की प्रकृति विज्ञान भी है। कला इसलिए कहते हैं कि टीचिंग स्किल्स के साथ बन रही है, टीचिंग बिना कौशलों के नहीं होती। यानी पढ़ाना या शिक्षण देना एक कला है। क्लियर। विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि टीचिंग जो सिद्धांत होते हैं शिक्षण के, उन सिद्धांतों के ऊपर रिसर्च करती है और रिसर्च करके उनके कुछ प्रिंसिपल्स देती है। समझ रहे हैं आप बात, कुछ लॉज देती है और उन लॉज को अप्लाई करके उन्हें स्कूल्स में या कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो यहाँ विज्ञान हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम कह रहे हैं कि ये विज्ञान है तो उसका यूनिवर्सल होना, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी होना, अगर ये कैरेक्टर्स उस चीज़ में पाए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, विज्ञान। और टीचिंग के अंदर ये सभी कैरेक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ टीचिंग यूनिवर्सल है। दूसरा, टीचिंग के लिए हम थ्योरीज डेवलप करते हैं, टीचिंग के ऊपर रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद हम टीचिंग की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, यानी शिक्षा, जो शिक्षण है वो कला का रूप भी है, स्किल्स के साथ भी होगा और साथ में विज्ञान के रूप में भी होगा। यानी वक्त के साथ शिक्षण का रूप, जिस तरह का रिसर्च होगा और जो रिसर्च ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है या ज़्यादा बेनिफिशियल है, उस रिसर्च को शिक्षण में अप्लाई किया जाता है। सिंपल, अभी देख लेते हैं। पहले हुआ था गुरुकुल वाली शिक्षा, क्योंकि उस टाइम जो एनवायरनमेंट था, जो प्रकृति थी, वो इसी तरह की थी। गुरुकुल से फिर प्रॉपर हम विद्यालय की ओर बढ़े, क्लास बनाई गई, उनमें आप कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ अवर्स के लिए आते हैं, फिक्स टाइम से आप अपना फिक्स सिलेबस को पढ़कर जाते हैं। फिर चेंज हुआ कि उस गुरुकुल टाइम में ही टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, फिर वक्त बदला। नहीं, साइकोलॉजी ने कहा कि नहीं भाई, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्या हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स भी आएंगी, मेथड्स भी अप्लाई करी जाएंगी जो बच्चों के साथ फ्रेंडली हो सकें, बच्चों के ब्रेन के अकॉर्डिंग, जो उनका डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको समझाया जा सके, उनके साइकोलॉजिकल लेवल के अकॉर्डिंग समझाया जा सके। फिर और वक्त बदला, बोर्ड आया, बोर्ड के बाद वाइट बोर्ड आया, वाइट बोर्ड छोड़िए, स्मार्ट बोर्ड आ गया। स्मार्ट बोर्ड के अलावा भी इतने शानदार वाले हमारे और बोर्ड्स आ गए हैं कि सारा नेट वगैरह उन पे चलता है, जो पॉइंट चाहिए हम उन पे कर सकते हैं। तो ये मेथड्स किसने दी, टीचिंग साइंस है, साइंस है, इसलिए तो ये सब मेथड्स आई हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, शिक्षण एक कला भी है, विज्ञान भी है, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, रिसर्च के अलावा थ्योरीज दी जाती हैं, उन थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है। देन प्रबंधात्मक है, यानी मैनेज किया जाएगा, पहले से प्री प्लानिंग होती है, बिना प्री प्लानिंग के कभी भी टीचिंग नहीं होती। तो यहाँ प्लानिंग के थ्रू ही हम टीचिंग को करते हैं। अधिगम को प्रभावित करता है, जिस तरह की टीचिंग होगी उस तरह की लर्निंग होगी। अगर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से हो रही है तो लर्निंग ज़्यादा स्टेबल होती है,
और अगर टीचिंग सिंपल मेथड से हो रही है तो लर्निंग में स्टूडेंट क्या कर रहा है, सिर्फ अपने कुछ ही सेंस ऑर्गन को यूज कर रहा है, बट डेमोस्ट्रेशन के थ्रू वो ज्यादा सेंस ऑर्गन यूज करता है। और यही वजह है कि जैसे साइंस वाली बात हुई और यहाँ जो कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। आप लोग को मालूम होगा कि लैब्स हम जनरली जो अपनी रियल लैब्स होती है वहाँ करते हैं, इसकी जगह आज IITians ने वर्चुअल लैब्स भी दे दी हैं, यानी आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वर्चुअल लैब के थ्रू भी देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उनके एक एक फंक्शन को समझ सकते हैं। क्लियर? यानी लर्निंग का टीचिंग जिस तरह का हो रहा है उस हिसाब से लर्निंग उस पर इफेक्ट डाल रही है, या लर्निंग उस तरह की ही होगी। शिक्षण एक निर्देशन की क्रिया है, यानी टीचिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करती है, क्योंकि टीचर, अभी जब हम बात करते हैं टीचर शुड बी अ मोटिवेटर, हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि टीचर सिर्फ टीचिंग कर रहा है, हम बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि टीचर को मोटिवेटर होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट को उसके लेवल को, उसके साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट को समझते हुए उसे सही जगह गाइड करता है, और पढ़ाते में गाइड करता है, टीचिंग के टाइम गाइड करता है। तो ये क्या हुआ, टीचिंग एक निर्देशन की प्रोसेस भी कहलाती है। डन? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दोज अफेक्ट टीचिंग? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग पे अफेक्ट डाल रहे हैं? देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। टीचिंग के जो टीचर ऑब्जेक्टिव जिस तरह के बनाकर ला रहा है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग होगी। अगर ऑब्जेक्टिव गलत हैं तो टीचिंग पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसा हम टीचिंग मेथड लेंगे, वैसे हम टीए लेंगे, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती हैं। वैसे हम इन सबको आगे पढ़ने जा रहे हैं, बट ये सब ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड है। इंडिविजुअल डिफरेंस, क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे रेशियो और कम है बट हमारे यहाँ 40-50 हमेशा ही होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी एक भी स्टूडेंट एक जैसा नहीं है, सबकी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर टीचर नहीं टीचिंग कर रहा है तो टीचिंग पर इफेक्ट आएगा। कंटेंट, कौन सा कंटेंट यूज कर रहा है टीचर, पुराना कंटेंट यूज कर रहा है या नया अपडेट कंटेंट यूज कर रहा है, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है कंटेंट को, ये सब टीचिंग का इफेक्ट है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, रोशनी प्रॉपर्ली है, उजाला है कि नहीं है, लाइट प्रॉपर्ली है कि नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर्ली है कि नहीं है, स्टूडेंट मेंटली स्टेबल है कि नहीं है, स्टूडेंट का अभी मेंटल स्टेटस कैसा जा रहा है, ये सब चीज़ें टीचिंग के फैक्टर्स में आ रही हैं। टीचर्स पर्सनालिटी, अभी रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ साफ कह दिया गया है कि सिर्फ आपकी नॉलेज से आपको टीचर नहीं बनाया जाएगा, आपकी खुद की पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व भी होना चाहिए। तो जैसा टीचर का व्यक्तित्व है वो स्टूडेंट के ऊपर फौरन इफेक्ट डालता है। ये हम सबका होता है, हम नए टीचर का इंतजार करते हो, हम देखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी, उसमें कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर हैं, उसकी नॉलेज, ये सब चीज़ें प्रॉपर है, तो हम टीचर से इम्प्रेस होते हैं और हमारा पहले से माइंड सेट हो जाता है कि हाँ टीचर हमें पढ़ा सकते हैं अच्छे से। टाइम टेबल, अगर आपको स्कूल लाइफ याद है तो आपको याद होगा सबसे पहले हमारा इंग्लिश, मैथ्स और इन्हीं के सब्जेक्ट्स की टीचिंग सबसे पहले होती थी, और लास्ट में हमें दिया जाता था खासतौर से हमारा पीटी का पीरियड, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था, जिसमें हम खेल रहे हैं, क्योंकि हम उस वक्त तक थक चुके होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी टीचिंग इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि जैसा टाइम टेबल होगा टीचिंग, शुरू में पीटी पीरियड नहीं आता, पीटी पीरियड हमेशा बाद में आता है, शुरू में हमेशा टफ पेपर्स आ जाते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, इनके खास तौर से सब टाइम टेबल में फर्स्ट सेकंड पीरियड हमारे इन्हीं के ही होते थे। टीए, टीचिंग एड टीचर कौन सा यूज कर रहा है, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसे टीचिंग एड होंगे। और लास्ट बोर्ड, अब मैंने यहाँ इसको ब्लैक बोर्ड नहीं लिखा क्योंकि हमें वक्त के साथ अपना कंटेंट बदलना पड़ेगा, अब ब्लैक बोर्ड नहीं है, चौक बोर्ड को मना करा जाता है, व्हाइट बोर्ड आ गया। अभी आप देखते रहिएगा, व्हाइट बोर्ड भी पुरानी कहानी हो जाएगी, यानी ढूंढते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, जहाँ पे इंटरनेट भी होता है और टीचर को जैसा चाहिए, जो एग्जाम्पल देना है फॉरन इंटरनेट के थ्रू वो अपने एग्जाम्पल को स्क्रीन बोर्ड पे शो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। अब ब्लैक बोर्ड नहीं लिखा मैंने, इसलिए नहीं लिखा है, वैसे आमतौर पे अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो ब्लैक बोर्ड है, नहीं, हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। बोर्ड वैराइटीज में हो सकते हैं, जैसा एनवायरनमेंट होगा स्कूल का, कॉलेज का, क्लास का, वैसे ही बोर्ड की कंडीशन आती है। ओके, तो हमने आज क्या क्लियर करा, हमने करा टीचिंग मीनिंग क्लियर हो गया हमारा, और नेचर, और खास तौर से नेचर के साथ हमने टीचिंग के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं वो भी क्लियर कर लिया।
ओके, थैंक यू।